नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर करके सरगर्मियां काफी तेज हैं। चुनाव आयोग ने भी कह दिया कि जो बिहार के चुनाव होने वाले हैं उसके साथ ही तमाम उपचुनाव, चाहे वो विधानसभा के हों या फिर लोकसभा के, वो करा दिए जाएंगे। यानी कि अब समय बहुत ज़्यादा नहीं है और उंगलियों पे गिने हुए दिन हैं, यानी 2-2.5 महीने का वक्त रह गया है। बड़ौदा उपचुनाव को इस लहजे भी समझने की ज़रूरत है कि जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ और जो मैंडेट आया, आपको पता है किसी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, क्लियर कट मैंडेट किसी को नहीं आया। इसलिए आजकल मल्टी इंजन सरकार है चंडीगढ़ में। बीजेपी को जेजेपी का साथ लेना पड़ा सरकार बनाने के लिए और दोनों मिलकर के चला रहे, कई इंडिपेंडेंट भी है साथ में। अब उस चुनाव के बाद ये बड़ौदा का उपचुनाव पहला चुनाव, और चुनाव का मतलब है रेफरेंडम, यानी कि पब्लिक क्या सोचती है मौजूदा सरकार के बारे में, ये भी सामने आएगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जलवा रहा है इस इलाके में। कहते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब चीफ मिनिस्टर थे तो वो हरियाणा के नहीं बल्कि सोनीपत, रोहतक और झज्जर के उनके जो प्रतिद्वंदी हैं ये आरोप लगाया करते थे। उस लिहाजे भी बड़ौदा बड़ा इम्पॉर्टेंट है। तीसरी चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण है कि बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन है। अब दोनों ही पार्टियों का जोर है और दोनों स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, यानी कि राजनीति में कोई चैरिटी करने नहीं आता है। हर को अपनी ताकत बढ़ानी है, अपनी ताकत दिखानी है। बीजेपी का एक कैंडिडेट अगर जीतता है तो उसके लिए बहुत राहत की बात होगी चंडीगढ़ सरकार में, और जेजेपी को अपना वजूद बढ़ाना है। यानी कि सरकार में गठबंधन में दो पार्टियां हैं और दोनों के लिए एक सीट भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब ये चल रहा है कि कौन कैंडिडेट होगा, नहीं होगा, तमाम तरह की चीज़ें हैं। तो मैंने कहा कि आज थर्मामीटर उनको लगाया जाए और उनकी गर्मी नापी जाए। नापते तो आप है, थर्मामीटर तो सिर्फ मैं लगाता हूँ। जिनको कहा जाता है, जिनके लिए मैं डेफिनेशन देता हूँ अक्सर कि ये जो नई पार्टी बनी भतीजा पार्टी जेजेपी, उसके भीष्म पितामह है। संविधान तो कई पार्टियों का लिख चुके, लेकिन इसका बड़ा तसल्ली से बंद कमरे में बैठ कर करके खूब मेहनत से संविधान लिखा है। अब पार्टी एक दौ खेलने जा रही है। दौ ये कि जो मेरे सोर्सेज है वो ये बताते हैं कि बड़ौदा में गठबंधन को बचाए रखने के लिए एक विकल्प ये हो सकता है कि कैंडिडेट एक पार्टी का और सिंबल दूसरी पार्टी का। वैसी सूरत में अगर जेजेपी से कोई कैंडिडेट आता है और बीजेपी का सिंबल अगर मिलता है, जिसकी संभावना ज़्यादा है, तो जेजेपी अपने केसी बांगड़ को आगे करेगी। और उसकी वजह यह है कि जेजेपी के पास गोहाना बड़ौदा से इनसे ज़्यादा भरोसेमंद कोई नहीं है। तो फिर इंतज़ार क्यों करते हैं? थर्मामीटर लगा देता हूँ, टेम्परेचर आप नोट करते चलिए और देखिए कि कुल मिलाकर के बड़ौदा से चंडीगढ़ और चंडीगढ़ से सिरसा तक लेकर चलेंगे आपको। बहुत बहुत स्वागत है बांगड़ साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थर्मामीटर ऐसा है कि लगने के बाद सिर्फ बुखार नहीं नापते, कई बार इसको लगा देने के बाद साइड इफेक्ट ये होता है कि कई लोगों का बीपी बढ़ जाता है। जी जी। तो बीपी सीपी सब कंट्रोल है। ऐसे भी कोरोना काल चल रहा है। जी जी। टेस्ट वेस्ट करवा लिया आपने? सब ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक है। सब नेगेटिव है? बिल्कुल ठीक है। बाकी जिंदगी में पॉजिटिव रहना चाहिए, कोरोना वाला नेगेटिव आना चाहिए, तो सब नेगेटिव है। मैंने कहा सब ठीक है। बीपी सब ठीक है। आपकी पार्टी का भी सब ठीक है। और गठबंधन का? गठबंधन भी बहुत अच्छे से चल रहा है। अच्छे से चल रहा है? बिल्कुल। मतलब ध्यान रखिएगा कि बाकी आजकल टेलीविज़न वाला सोशल मीडिया का ज़माना है, तो छोटी सी छोटी खबर भी बाहर रहती है। आप कह रहे हैं गठबंधन बड़ा अच्छा चल रहा है, कई बार सुना इधर बयानबाजी उधर बयानबाजी। नहीं, मुख्यमंत्री महोदय जी का और उप मुख्यमंत्री महोदय जी का गठबंधन बिल्कुल ठीक ठाक है और दोनों एक दूसरे को एडजस्ट करके चल रहे हैं और गठबंधन में किसी तरह की कोई भी बेकायदगी नहीं है। मतलब एडजस्टमेंट है? नहीं, एडजस्टमेंट ही होती है गठबंधन तो। दोनों नेता, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री एक दूसरे को एडजस्ट कर रहे हैं, एडजस्ट करके चलते हैं। मतलब
स्पेस दे के चलते कहते हैं हैं। कि जब मोहब्बत हो तो मोहब्बत में तो एक दूसरे पे निछावर होते हैं, तो ये एडजस्टमेंट यानी कि नहीं, घर में मियाँ बीबी होते हैं, वो भी एडजस्ट करके चलते हैं हर जगह एडजस्टमेंट होकर के चलते हैं जी। दो पार्टियां हैं, दोनों का अपना सिंबल है, दोनों अपने चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़े हैं, और गठबंधन में जब सरकार बनती है तो जब गठबंधन ही नाम एडजस्टमेंट का है तो दोनों पार्टियां अपने आप को एडजस्ट करके एक गठबंधन में एक प्रेम प्यार भाईचारे से सरकार चला रहे हैं, और दोनों पार्टियों की नीतियों को साझा करते हुए निर्णय ले रहे हैं और उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। ये एडजस्टमेंट अनिल विज साहब से नहीं हो पाती है क्या दुष्यंत जी की? नहीं, बिल्कुल एडजस्टमेंट है, बिल्कुल सही चल रहा है। किसी कैबिनेट में मतलब दुष्यंत अच्छा, जी, ये बताइए वो साहब ये बताइए उस कैबिनेट में जिसके मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी हैं और जिसके उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी हैं, उस कैबिनेट में सब कुछ ठीक है और कोई भी किसी तरह की आपस में कोई दरार नहीं है। सीधा सवाल कर रहा हूँ कि अनिल विज साहब से एडजस्टमेंट ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। मतलब कहीं कोई गाड़ी का चक्का वक्का कहीं कोई जाम वाम तो नहीं हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। मतलब गाड़ी जब तक चल रही है, इंजन गर्म हो जाए, गाड़ी नहीं, सरकार बड़ी भली भांति चल रही है, पूरी रफ्तार से चल रही है, और किसी तरह की कोई भी अड़चन सरकार के गति में कोई भी चीज बाधा नहीं है आज के दिन। ये जो ऑपोजिशन वाले हैं, आपको पता है ना, जो कांग्रेस है, सुरजेवाला जी का डेली चलता रहता है, हुड्डा साहब का जी, जो बेइंतहा इश्क है, वो कहते हैं कि ये देख लीजिए दुष्यंत जी की जितनी वो है, जो महकमे हैं उनके पास जी, ये हर हफ्ते 2-4 घोटाला आ जाता है और वो सब दुष्यंत जी वाला ही महकमा है। ये सुना है ना आपने सुरजेवाला जी को बोलते हुए, रणदीप जी को या हुड्डा साहब को? ये घोटाला नहीं है जी, इसको आप घोटाले की परिभाषा नहीं कह सकते, ये शुद्धिकरण है। अच्छा, अपने महकमे में अगर कोई अधिकारी, उसके महकमे का कोई अधिकारी बेकायदगी करता है, कोई गलती करता है, उस गलती को स्वयं पकड़ते हैं और उसमें सुधार करते हैं। उस अधिकारी को जो ने यथासंभव जो भी उसके ऊपर कार्रवाई होती है वो कार्रवाई भी की जाती है, और शुद्धिकरण हर विभाग का उन्होंने शुद्धिकरण किया है। कहीं पर भी कोई भी बेकायदगी, कोई पैसे का लेन देन, किसी भी राजनीति का कोई कहीं पर भी कोई इसमें कोई लेना देना नहीं। तो ये शुद्धिकरण सिर्फ दुष्यंत जी वाले महकमे में हो रहा है? ये मशवरा देना चाहिए, अनिल विज साहब का डिपार्टमेंट है, दलाल साहब का डिपार्टमेंट, और भी बहुत सारे मंत्री हैं, बाकी मंत्री लगता है शुद्धिकरण इसका मतलब नहीं, उन्होंने भी किया है शुद्धिकरण, जैसे विज साहब ने भी किया है। हेल्थ डिपार्टमेंट में कई लोगों को सस्पेंड, कोई स्कैम, कई लोगों को सस्पेंड किया उन्होंने, कई लोगों का ट्रांसफर किया है। और जब भी वो नई नीतियां लेकर के आते हैं, नई प्रणाली लेकर के आते हैं, उसके लागू होने में जो भी दिक्कत आती है उसमें शुद्धिकरण करने का काम करते हैं। मतलब शुद्धिकरण हो रहा है लेकिन स्कैम के तौर पे नहीं आ रहा है ना? नहीं, स्कैम के तौर पर तो यहाँ भी नहीं आ रहा है। ये तो कांग्रेस के लोग जो है ना, एक उभरते हुआ सितारा है हरियाणा प्रदेश की राजनीति का जी, और उसको जो है कई लोग जो है इसको घोटाले का नाम देते हैं, हम उस बात से सहमत नहीं हैं। कहीं भी एक नए पैसे का सरकार के ऊपर जो है कोई भी सरकारी खजाने के ऊपर कोई उसका शोषण नहीं हुआ। कहीं कोई दुष्यंत चौटाला जी के ऊपर कहीं उंगली नहीं उठी कि उन्होंने कोई पैसा खा लिया। जो भी अधिकारियों की जो कायदे कानून है, उन कायदे कानूनों का पालन करने में जहाँ कहीं भी बेकायदगी होती है वो स्वयं पकड़ते हैं उस बेकायदगी को, दूसरा थोड़ी पकड़ता है। मतलब वो घोटाला नहीं, घोटाला उसको कहते हैं आपने घोटाला कर लिया, उसको दबा लिया, पैसा खा लिया, छुपा लिया, और आने वाली नेक्स्ट सरकार उसको ढूंढती है कि हाँ इस फाइल में फला बेकायदगी हुई और ये पैसा खाएगा, उसको घोटाला कहेंगे। जो भी डिपार्टमेंट में बेकायदगी अगर कहीं होती है और उसको दुष्यंत चौटाला जी स्वयं पकड़ते हैं, कोई दूसरा नहीं पकड़ता, स्वयं पकड़ते हैं और उसमें जो है उसकी त्रुटियां जो हैं उसको ठीक करते हैं। मतलब सब आपके अनुसार एडजस्टमेंट बहुत बड़ी एडमिनिस्ट्रेशन दुष्यंत चौटाला जी चला रहे हैं। जी, एडमिनिस्ट्रेशन भी अच्छा है और सीएम बीजेपी के साथ एडजस्टमेंट भी बहुत बढ़िया है। जी जी, मतलब एडजस्टमेंट को आप तो बाकी लोग ना कोई मतभेद है ना कोई मनभेद है। अच्छा, दोनों नेताओं तो फिर एडजस्टमेंट थोड़ी हुआ बांगर साहब, मनभेद भी नहीं मतभेद भी नहीं, ये तो फिर बेइंतहा इश्क है।
नहीं, दो और पार्टी, मोहब्बत में एडजस्टमेंट कहाँ होता है? पता नहीं आपने अपनी जवानी में मोहब्बत की कि नहीं की, मुझे नहीं पता, लेकिन मोहब्बत में एडजस्टमेंट दो पार्टियां जब गठबंधन में सरकार चलाती हैं या दो से ज्यादा पार्टियां चलाती हैं तो वो सबकी आपस के एडजस्टमेंट होकर के सरकारें चलती हैं। ये एडजस्टमेंट आप बीजेपी वालों से कर लेते हैं जी। ये अपने घर में एडजस्टमेंट क्यों नहीं करते हैं? कहीं कोई दादा नाराज हो जाते हैं, कहीं कोई फूफा नाराज हो जाते हैं, कहीं कोई मौसा नाराज हो जाते हैं, कहीं कोई ताऊ नाराज हो जाते हैं। ये तो एक उनका पारिवारिक मामला है, ये राजनीति मामला अलग है, पारिवारिक ना मामला। अभी मैं परिवार पे गया ही नहीं, राजनीतिक मामला अलग है, परिवार पे गया ही नहीं सर। राजनीतिक दादा मामला, कहने का मेरा मतलब था नारनौंद के दादा। राजनीतिक मामला अलग है, पारिवारिक मामला अलग है। चाचा ताऊ दादा तो परिवार के ही होते हैं। हाँ। और पारिवारिक मामले के ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा कि उनका परिवार है अजय सिंह जी और मैं अभी उस पर नहीं आया हूँ, अभी उस पर नहीं आऊँगा, मैं वो भी छोड़ूंगा नहीं। जी जी, वो भी आऊँगा। मैं सोच रहा था बड़ौदा से चंडीगढ़ चलूँ, जी जी, लेकिन चंडीगढ़ से बड़ौदा आऊँगा। जी, ये दादा हैं आपके यहाँ एमएलए, जी जानते होंगे? हाँ जी, हाँ जी, है जी। एक आजकल बड़े वर्सेटाइल हैं बबली जी, जानते होंगे? जी जी, दोनों को जानते ही होंगे। हाँ जी, हाँ जी, है जी। तो यहाँ एडजस्टमेंट क्यों नहीं हो पाता है? नहीं, एडजस्टमेंट है। बबली जी अपने इलाके की मांग उठाते हैं, अपने लोगों के काम करवाने के लिए अधिकारियों से बात करते हैं, अधिकारियों को से जो ने लोगों के काम करवाने के लिए जो ने वो अपनी आवाज़ उठाते हैं और उनकी आवाज़ भी सुनी जाती है और लोगों के काम भी हो रहे हैं। कोई और किसी तरह की कोई बेकायदगी नहीं है। अच्छा जी। तो बोलते बोलते बहुत कुछ बोल जाते हैं। नहीं, कोई उन्होंने पार्टी प्लेटफार्म के ऊपर या कोई विधायक दल में कोई किसी तरह की कोई बात नहीं की। वो बड़े सम्मानित सदस्य हैं, अपने हल्के में अपने हल्के के लोगों के सामने अपने हल्के के लोगों की मांग। सरकार जिस अधिकारी या सिस्टम की वो आलोचना करते हैं जी, है ना, जहां नाराजगी व्यक्त करते हैं, तो सरकार तो सर आप ही लोग हैं ना। अधिकारियों से काम कराने का उनका एक अपना तरीका है, वो अपने तरीके से अपने लोगों के काम करा रहे हैं और शांतिपूर्वक प्रजातांत्रिक ढंग से वो काम करा रहे हैं। उसमें किसी तरीके की भी कोई बेकायदगी नहीं है और कोई किसी तरीके के कोई अपवाद भी नहीं है। इस सरकार की आप जो बात कर रहे हैं सिस्टम की, यहाँ तो अधिकारी ही मंत्री पे आजकल केस कर रहे हैं हरियाणा में। कौन कर रहा है? थोड़ा सा आप बड़ौदा में ज़्यादा व्यस्त हैं आजकल। हाँ जी। अभी एक मंत्री जी हैं दक्षिण हरियाणा में जी, उन पे एक आईपीएस अधिकारी नहीं केस कर दिया। मुझे कोई नॉलेज नहीं है उस बात का। मतलब बड़ौदा में इतना ज्यादा मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं है उस बात का। चलिए, ये दादा क्यों नाराज हैं? कौन से दादा? अरे नारनौद वाले दादा। दादा असली वाले तो आजकल जेजेपी के दादा वही हैं। नहीं, नारनौंद वाले दादा ठीक हैं, वो कोई ज्यादा नाराजगी वाली बात नहीं है। अच्छा, मतलब अब किसको, मतलब आप भी क्या बात करते हैं? वो कभी गरम बोलते हैं, कभी नरम बोलते हैं। अभी उन्होंने पिछले दिनों बोला दुष्यंत तो मेरा प्यारा बेटा है। हाँ। तो उसको क्या कहेंगे आप उस बात को नहीं कहते। तो उतना बीपी का फ्लक्चुएशन क्यों है? वो कोई बुजुर्ग आदमी है, बीपी भी हो जाता है बुजुर्ग आदमी को। कोई अब उनकी फिजियोलॉजी का तो मुझे ज्ञान नहीं है। एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है। नहीं, एडजस्टमेंट है, वो पार्टी में है, पार्टी के विधायक हैं। हाँ। और पार्टी में जो न दादा तो कहते हैं कि मुझे पश्चाताप है कि मैं जेजेपी से क्यों एमएलए हो गया। तो आप लोगों को भी पश्चाताप है कि उनको नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि मैं पार्टी का विधायक हूँ, विधायक रहूंगा और दुष्यंत मेरा बच्चा है। ये भी कहा उन्होंने। हाँ, ये भी कहा। वही तो कह रहा हूँ कि बीपी फ्लक्चुएट करता है। कोई बात नहीं है, तो बुजुर्ग आदमी है, कोई छोटी मोटी बात कह देते हैं, हम बुरा भी नहीं मानते। जेजेपी में कई लोग हैं एमएलए, ये कहते हैं कि दुष्यंत जी के पास इतने महकमे हैं, उनको चाहिए था मंत्रिमंडल में और भी लोगों को शामिल करते, मौका देते, लेकिन सब का सब अपने पास रखा नहीं। वो भी डिसेंट्रलाइज नहीं कर रहे। अभी समय आएगा, सब डिसेंट्रलाइज हो जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। हमारी पार्टी में कोई किसी तरह की बिकरिंग नहीं है। ये डर है कि अगर एक को मंत्री बना दिया तो मतलब बाकी 9 नाराज हो जाएंगे। नहीं, अब सब एडजस्टमेंट हैं, सब खुश हैं, सब पार्टी के सारे साथी मिल करके काम कर रहे हैं। हाँ। और दुष्यंत चौटाला जी को तन मन धन से सारे विधायक सपोर्ट कर रहे हैं। कोई किसी तरह की बेकायदगी मतलब ये डर है कि अगर एक को बना दिया मंत्री तो बाकी वाले नाराज हो जाएंगे। कोई डर नहीं है। अभी सबको स्थान मिलेगा, सबको सारी चीजें मिलेंगी। थोड़ा सा रुकिए आप, समय की दरकार है। मतलब
दुष्यंत जी के महकमे जो है कुछ और मंत्री आएंगे? अभी मंत्रियों की सीट खाली है, ज़रूर आएंगे। कब तक उम्मीद करें? ये तो इस बात का तो जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा। मैं तो आपको जेजेपी का भीष्म पितामह कह के इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। नहीं, ये मुख्यमंत्री का अधिकार क्षेत्र है, ये मेरे अधिकार क्षेत्र की बात नहीं, इसलिए मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। इस पे बोलेंगे नहीं? वो अपना मंत्रालय कब बढ़ाएंगे कब नहीं बढ़ाएंगे ये उनका अधिकार क्षेत्र है। वो तो आप जब चाहेंगे तब बढ़ेगा। नहीं, मुख्यमंत्री का अधिकार क्षेत्र है। हाँ, वो तो ठीक है, वो तो मुझे भी पता है, लेकिन आप नाम और देंगे कोई तब तो। हस्तक्षेप कर सकते तो माननीय गवर्नर साहब कर सकते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं ये बात कब बढ़ेगा। लेकिन चाहत होगी दुष्यंत जी की तब ना। तो दुष्यंत जी बताएंगे उस बारे में। आप मेरे से, मैं एक पार्टी का संगठन का आदमी हूँ, आप संगठन से संबंधित। आप वो है जो सरकार पार्टी का संविधान लिखते हैं। सरकार के निर्णयों के ऊपर जो है मैं सीधी टिप्पणी इसलिए नहीं कर सकता, जो अधिकार क्षेत्र मेरा नहीं है जी, तो मैं उसकी समय सीमा कैसे बताऊं कब मंत्रालय बढ़ेगा, ये मेरा अधिकार क्षेत्र है नहीं। मुझे कुछ तो सोर्सेज ये भी बताते हैं कि एमएलए है आपकी पार्टी के जी, और मुख्यमंत्री के यहाँ चाय पीते हैं, दुष्यंत जी के यहाँ नहीं पीते हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं है मेरे ऑब्जर्वेशन में। ठीक है, वहाँ चाय पीना कोई मनाही नहीं है जी। खट्टर साहब के यहाँ भी अच्छी ही चाय बनती है। जी जी। और तो चाय तो कोई भी कहीं पी ले, विधायक है, विधायक तो कहीं भी पी सकता है। कि जैसे स्पीकर के यहाँ पी सकता है, डायरेक्ट कहते हैं ना, डायरेक्ट कनेक्शन सभी से होता है। मंत्रियों के पास भी विधायक को जाना होता है, मुख्यमंत्री के पास भी जाना होता है, स्पीकर के पास भी जाना होता है। हर विधायक को अपने हल्के के काम करवाने होते हैं, इसलिए जहाँ जहाँ उसके काम होते हैं वो हर जगह जाता है। जैसे उनको अपने इलाके में या अपने घर में या अपना बल्ब जलाना है जी, तो तार जो है जी वो सीधे सीएम हाउस के प्लग में ही लगाते हैं, डिप्टी सीएम के यहाँ जाते ही नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है, सब ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं, सब ठीक है। एक आप गठबंधन सरकार में सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज ऑल राइट, नथिंग इज रॉन्ग। मतलब गाड़ी जब तक एनएच पे उलट करके चक्का ऊपर नहीं हो जाए तब तक नहीं, बिल्कुल ठीक चल रहा है। ये देखते रहिए सर, गाड़ी चल रही है, चलते में कई बार इंजन गर्म हो जाता है। अब तो जमाना रेडिएटर वाला नहीं है, आपको भी पता है, मुझे पता है। पहले गाड़ी में पानी भरना पड़ता था। दोनों पार्टियों की गठबंधन की सरकार बिल्कुल ठीक ढंग से चल रही है, उसमें कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है। ठीक है, मुझे पता है आप बहुत पुराने और सीजन्ड पॉलिटिशियन है। ये जो जेजेपी और आईएनएलडी में टूट हुआ जी, है ना, बतौर जर्नलिस्ट मैं भी उस पूरे एपिसोड का गवाह रहा हूँ, कवर करता रहा हूँ, और आप तो बहुत करीब से देखते रहे। आप एक जो फ्रैक्शन हुआ उसके आप हिस्सा बने और बहुत अहम हिस्सा बने, शुरुआती दौर के हिस्सा बने, आपको भी पार्टी से निकाला गया। जो दूसरा कैंप है वो ये कहता है कि जो ये पार्टी टूटी उसमें बांगड़ छाप लाल मिर्च बड़ा जबरदस्त पड़ा, बहुत भयंकर आपकी उसमें भूमिका रही एक पक्ष को उकसाने में। ये बिल्कुल गलत है, 100% गलत है। दो भाइयों के मतभेद हैं जी, अजय सिंह चौटाला और अभय सिंह चौटाला के राजनीतिक मतभेद थे। उन मतभेदों को उनके पिताश्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी कंट्रोल नहीं कर पाए। दोनों भाई अलग अलग राह पर चल पड़े। दोनों की अपनी अपनी महत्वाकांक्षा थी कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का राजनीतिक उत्तराधिकारी मैं बनूं, दूसरा चाहता था मैं बनूं। दोनों भाइयों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा की वजह से उनकी राह अलग अलग हुई और दोनों भाई अलग अलग राह पर चल पड़े। जो कुछ घटना घटी उनके पिताश्री के आंखों के सामने घटी और जिसको अनेक लोगों ने, जिसमें मैं भी शामिल था, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला से कई मर्तबा ये निवेदन किया कि आप अपने परिवार को कंट्रोल कर लीजिए, पार्टी संगठित है, लोग आपको राज देना चाहते हैं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला अपने परिवार को संगठित नहीं कर सके और ये उसका इल्ज़ाम, ये उसका जो रिजल्ट था वो ये आउटकम ये हुआ कि पार्टी दो हिस्सों में टूट गई। और इसके ऊपर तीसरे, ना केवल मैं अपने ऊपर कह रहा हूँ, तीसरे किसी भी आदमी के ऊपर लांछन लगाने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं वो बेतुकी बात कर रहे हैं। वो अपने गिरबान में झांक करके देखें आरोप लगाने से पहले कि क्या कोई व्यक्ति
XYZ कोई भी व्यक्ति अगर केसी बांगड़ पर लांछन लगाता है तो उससे पहले वो अपने गिरेबान में झांक करके देखे कि केसी बांगड़ ने कौन सी कसर छोड़ी थी पार्टी को और परिवार को इकट्ठा रखने में। वो अपने गिरेबान में झांक करके देखें कि केसी बांगड़ ने कितनी मर्तबा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के पैर पकड़ करके ये निवेदन किया कि आप अपने परिवार को इकट्ठा कर लें, लोग आपको राज देने के लिए तैयार हैं। अगर वो अपने परिवार को, अपने बच्चों को नहीं संभाल सकते, तीसरे पर लांछन लगाना उचित नहीं है। कई लोग INLD में जो पुराने हैं, जैसे रामपाल माजरा है ना, अशोक अरोड़ा जी, आपके बारे में ये कई लोग ये कहते हैं कि ये जो सेकंड लेयर के जितने, मतलब फर्स्ट लेयर में मैं ओम प्रकाश चौटाला जी को मानता हूँ, तो सेकंड लेयर में जितने नेता थे उस वक्त दो हिस्से में हो गए। एक जो है सो अभय जी को पंप अप करते रहे, दूसरे खेमा जो है अजय सिंह को करते रहे। अगर ये सेकंड लेयर में वो नहीं होता तो शायद ये नौबत नहीं आती। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं इस तरह से नहीं मानता। मैं केवल जहाँ तक मेरा अपना संबंध है, मैं हमेशा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के साथ खड़ा रहा हूँ और आखिरी दम तक उनके साथ खड़ा रहा। और जब उन्होंने मुझे कहा कि तुम मेरे घर से निकल जाओ, तब मैं घर से निकला था। नहीं तो आखिरी वक्त तक उनके पैर पकड़ता रहा कि आप पार्टी को, परिवार को टूटने ना दें, परिवार को आप संभाल लें, पार्टी अपने आप संभल जाएगी। ओम प्रकाश चौटाला को शायद ये लगता हो, जब आपको कहा था घर से निकल जाओ, कि शायद आप अजय सिंह को बहका रहे हैं। अजय सिंह तो मिला ही नहीं था, अजय सिंह तो जेल में था। उनके दोनों बच्चे, अजय सिंह तो जेल में था। उनके दोनों बच्चे, उनके दोनों बच्चों ने जो एक, मैंने कभी उनसे इस तरह की बात नहीं की, ना उन्होंने कभी मेरे से इस तरह की मदद मांगी, क्योंकि उनको पता था कि केसी बांगड़ डॉक्टर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का शिष्य है और उन्हीं का बन करके रहेगा। और किसी तरीके की ना कभी दुष्यंत जी ने, ना कभी दिग्विजय ने मेरे से कभी भी राजनीतिक रूप से या परिवार को अलग करने के रूप में, मैं भगवान की गीता की कसम खा करके कहता हूँ, उन बच्चों ने कभी भी मेरे से कभी कोई चीज़ डिस्कस नहीं की। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। बड़ौदा उपचुनाव है सर जी, बड़ा इम्पोर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि जो सरकार बनी है, जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ, उसके बाद प्रदेश में ये पहला चुनाव हो रहा है, उपचुनाव एक सीट पर। तो इसको पढ़ने और समझने का कई तरीका भी हो सकता है जी। इसको सरकार के रेफरेंडम के तौर पे भी देख सकते हैं जी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की लोकप्रियता को भी टेस्ट होगा। जी जी जी, है ना। कांग्रेस में भी कई आयाम हैं, शैलजा वहाँ पे पार्टी प्रेसिडेंट हैं स्टेट की, तमाम तरह की चीज़ें। अब पिछले चुनाव में तो बीजेपी भी लड़ी, जेजेपी भी लड़ी, कांग्रेस भी लड़ी, INLD, सारी पार्टियां लड़ी। और आप लोगों ने जेजेपी, चूंकि आप जेजेपी से, इसलिए आपसे जुड़ा सवाल कर रहा हूं कि आप लोगों ने बीजेपी के खिलाफ वोट मांगा था। जी ठीक है, तब तो अलग अलग थे। जी जी जी। अब इस बार जब चुनाव हो रहा है तो बीजेपी और जेजेपी साथ सरकार में है। जी जी। हालांकि ऐसा कोई सेट फॉर्मूला नहीं है और बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जहां पे गठबंधन की सरकार भी चल रही है और नीचे लोग, जो भी पार्टियां हैं, फ्रेंडली वॉर अपना अपना चुनाव भी लड़ते रहे हैं। ऐसे कई सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे। लेकिन क्या, चूंकि आप पार्टी और संगठन से जुड़े हुए हैं जेजेपी में, क्या सोच है यहाँ पे किस पार्टी को टिकट मिले? देखिए, हमारी पार्टी के शीर्ष नेता डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, अभी बने हैं जी, और हमारी पार्टी के संस्थापक भी हैं, उन्होंने कई मर्तबा अखबार के, मीडिया के लोगों के सामने इस बात को दोहराया है कि इस उपचुनाव को गठबंधन मिलकर के चुनाव लड़ेंगे दोनों पार्टियां, और दोनों पार्टियों के शीर्ष नेता ये तय करेंगे कि जीतने वाला उम्मीदवार कौन है, किस पार्टी को चुनाव लड़ना और किस कैंडिडेट को चुनाव लड़ना है। इसका फैसला दोनों पार्टियों के शीर्ष नेता बैठ करके, चुनाव डिक्लेयर होने के बाद बैठ करके इसका फैसला करेंगे। मतलब अभी तक कोई मीटिंग नहीं हुई है? अभी कोई मीटिंग नहीं हुई। दोनों पार्टी बीजेपी और जेजेपी में बड़ौदा उपचुनाव के लेकर अभी कोई मीटिंग नहीं हुई है, औपचारिक बैठक नहीं हुई है जी। अनौपचारिक भले ही चाय पानी पे कई मुलाकात हो गई, औपचारिक तौर पे नहीं हो गई, नहीं हुई है, क्योंकि बीजेपी ने भी अपनी तरफ से जो मंत्री हैं JP दलाल, उनको प्रभारी बना दिया है जी, और वहां भी एक नए
प्रदेश अध्यक्ष आ गए धनखड़ साहब, जी जी उसके बाद ये जेपी दलाल जी को बना दिया प्रभारी, जी। उनका भी दौरा चल रहा है। जी यानी बीजेपी के भी नेता लगातार घूम रहे हैं, जी है ना। कई तो बड़ौदा में घूमते घूमते हॉस्पिटल पहुंच गए कोरोना में, जी और जेजेपी के भी लोग लगातार घूम रहे हैं। बिल्कुल। तो लड़ेगा कौन? कंफ्यूजन तो ये है, मतलब ये अब चुनाव में कोई 2-4 चुनाव- साल तो रहा नहीं। जैसे चुनाव डिक्लेयर होगा, हमारी गठबंधन की सरकार है, दोनों पार्टियां मिलकर के हम सरकार चला रहे हैं। जैसे ही चुनाव डिक्लेयर होगा, दोनों पार्टियां मिलकर के अपने अपने लेवल पर हम अपने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर रहे हैं। बीजेपी वाले अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर रहे हैं, हम अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर रहे हैं। को सक्रिय कर रहे हैं तो घूम रहे हैं, तो और यही कह रहे हैं ना लोगों भाई, लोगों के जेजेपी वाले को कह रहे हैं कि जेजेपी का कैंडिडेट आएगा, मजबूती से लड़ना है और जेजेपी को जिताना है। बीजेपी वाले बीजेपी को कह रहे हैं। सभी दोनों पार्टियों के लोग इस आप बात गठबंधन के लिए तो सक्रिय कर नहीं रहे, हम अपने हम गठबंधन के लिए सक्रिय कर रहे हैं। हम गठबंधन के लिए सक्रिय कर रहे हैं। हमारे नेताओं के हमेशा बयान यही है, हमारे बयान हमेशा यही है, यही हम फील्ड में करते हैं कि दोनों पार्टियों का साझा उम्मीदवार आएगा और उस साझा उम्मीदवार को आपने कामयाब करना है। हम अपने कार्यकर्ताओं के यहाँ चाय पी रहे हैं, आम जनता से मिल रहे हैं, उनकी दुख तकलीफें सुन रहे हैं, उनका यथासंभव समाधान करने का प्रयास किया जा रहा है। हम लोगों के बीच में पिछले 3 महीने से बीजेपी वाले भी अपने प्लेटफार्म पर अपनी पार्टी के लोगों को सक्रिय कर रहे हैं। तो ये रहता कि दोनों, अगर गठबंधन से ही लड़ना है तो दोनों पार्टी के लोग साथ साथ घूमते, भाई जिसको टिकट मिलेगा मिलेगा, गठबंधन के तौर पे हम सब साथ लड़ रहे हैं। वो समय भी आएगा, हम साथ साथ भी घूमेंगे, वो समय भी नजदीक आने वाला है। वो भी एडजस्टमेंट होगा। एडजस्टमेंट नहीं, दोनों पार्टी जब गठबंधन होता है तो गठबंधन में क्या कहेंगे आप? गठबंधन को जी, गठबंधन को क्या कहेंगे आप? एडजस्टमेंट कहेंगे, क्या कहेंगे? हाँ, मतलब आजकल अब तो क्या कहेंगे सर, पिछले 2, 4, 5, 10 साल से जी तो जिस तरीके से गठबंधन प्री पोल और पोस्ट पोल हो रहा है, हाँ जी। तो अब मेरे तो हिसाब से कोई डेफिनेशन मैं तो नहीं बना पाता हूँ कि गठबंधन हो क्या रहा है। बहुत इस समय देखो ये बात देश और कड़वी भाषा में कहें तो गठबंधन सिर्फ इसलिए है कि सरकार में हमें कुर्सी मिले। ये देश जो है ना, बहुत सालों पिछले लगभग 2-3 दशक से गठबंधन की सरकारों में है। हाँ, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार बनी, वाजपेयी जी की सरकार भी 20-21 पार्टियों के गठबंधन, पोस्ट पोल दोनों, प्री पोल और पोस्ट पोल में बड़ा फर्क होता है। दोनों तरह का गठबंधन हुआ है। उस पे ना जाए, वो एक अलग डिस्कशन है। मैं जरा बड़ौदा पे समझना चाहता हूँ कि, और इसलिए समझना चाहता हूं कि जो मेरे सोर्सेज है वो बताते हैं कि आप बड़े एक पोटेंशियल कैंडिडेट हैं, आप संभावित उम्मीदवारों की सूची में नंबर 1, 2, 3 पर चल रहे हैं। वो तो पार्टी के हमारे शीर्ष नेताओं को नहीं बोलेगा सर, हमारे भी कुछ सोर्सेज है ना सर, उनका भी तो कुछ, हमारी भी तो रोजी रोटी चलती है ना सर सोर्सेज से। नहीं, तो खबर लेकर इस बारे में आप कह सकते हैं, मैं तो, मेरा फैसला हमारी पार्टी के शीर्ष नेता करेंगे। तो मुझे पता है जो पार्टी का नेतृत्व आदेश देगा हम उस पर उसका पालन करेंगे। मैंने ये कहा कि जो मेरे सोर्सेज है वो ये बताते हैं कि जो संभावित उम्मीदवार है, संभावित शब्द इस्तेमाल किया मैंने, उसमें एक नाम आपका भी है जी। लेकिन मैं ये समझना चाह रहा हूं कि ये तय ही नहीं हो पा रहा है जी। जैसे कहते हैं आपकी गठबंधन, अजय सिंह भी कहते हैं कि गठबंधन ही चुनाव लड़ेगी, तो गठबंधन लड़ेगी तो दोनों पार्टी के नेताओं को, है ना, पीला, हरा और गेरुआ जी, तीनों रंग का अंगोछा रख करके घूमना चाहिए था। घूमेंगे कब? चुनाव डिक्लेयर होते ही घूमेंगे। सारे तो दोनों अपने अपने लिए सारे काम करेंगे। अभी तो दोनों लोग अपने अपने लिए जो है सो पहलवान तैयार कर रहे हैं। अपने अपनी टीम तो तैयार करनी पड़ती है। अपने कार्यकर्ताओं को छोड़ के चले जाएं क्या? अपने कार्यकर्ता के घर जाएंगे, उनसे मिलेंगे, गांव के लोगों से मिलेंगे, बातचीत करेंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे, तो इसमें कौन सी बुराई है? अच्छा, मुझे किसी ने कहा, बांगड़ साहब, जब मैं आ रहा था आपसे मिलने जी, किसी मेरे मित्र ने पूछा कि कहाँ जा रहे हैं, मैंने कहा जरा बांगड़ साहब से आज मुलाकात करने जा रहा हूँ जी। तो उसने कहा कि हाँ, 8 बजे के बाद जाना। हमने कहा क्यों? जी। तो बोला कि 8 बजे के पहले आजकल वो अखाड़े में रहते हैं। हमने कहा कि इस उम्र में अखाड़ा? बोले कि हाँ, वो आजकल दूध, दही, ड्राई फ्रूट्स और देह पे, शरीर पे मालिश वालिश पूरा करवा रहे हैं और 2 घंटा अखाड़े में वर्जिश कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं। तो हमने कहा कि वजह? बोले बड़ौदा उपचुनाव है, तैयारी कर रहे हैं। जी जी। नहीं, मैं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं लोगों से मिलता हूँ, 8 बजे मिलना शुरू हो जाता है। जी।
और उनसे मिल करके अब आपसे मिलने से पहले मैं 3 गांव में जा कर के आया हूँ जी। और अब यहाँ मेरे पास जो मिलने वाले लोग हैं उनकी बात सुनता हूँ, उनकी जो मेरे से उनका काम बन पाता है उसके लिए आगे उनका निवेदन अच्छा, आगे बड़ौदा उपचुनाव में अगर आपको टिकट मिल गया, ये मान लीजिए जी मैथ्स में, और मेरी उम्र बादाम खा के एक्सरसाइज करने की उम्र मैं तो नहीं। यही ताजुब कर रहा था, तो मैंने पूछा कि इस उम्र में बोले कि बड़ौदा उपचुनाव के लिए पार्टी उनको तैयार कर रही कोई है। मेरा गहन मित्र होगा, उसने ऐसी बात की। पॉलिटिक्स में गहन मित्रों से ज्यादा सावधान रहना चाहिए। आप तो इस बात को भली बात ही समझते हैं। मैंने को मेरा कोई गहन मित्र होगा, उसने जब तब उसने ये कटाक्ष पॉलिटिक्स किया। में गहन मित्र ही नुकसान करता है। जी जी। आप जेजेपी से कैंडिडेट के तौर पे लोग देख रहे हैं आपको, ठीक है, पार्टी फैसला करेगी। अभी मैं हाल में अजय सिंह जी से मिला, बड़ौदा में ही मिला जी। तो मैंने देखा कि अजय सिंह ऐसे बैठे हैं, मैंने थर्मामीटर का डंटा खोला, ऐसे लगाया, बाएं तरफ आपके पुराने कैंडिडेट मलिक साहब जी, दाहिने तरफ बांगड़ साहब। मैंने अजय सिंह को कहा भी कि फील्ड में आप आजकल कई संभावित उम्मीदवारों के साथ घूम रहे हैं जी। तो अगर जेजेपी, उनका जो मलिक साहब है, उनका पूरा नाम देखिए भूपेंद्र सिंह मलिक जी, उनका ये क्लेम रहता है कि पिछली बार पार्टी के लिए मैं लड़ा चुनाव तो टिकट मुझे मिलना चाहिए जी। बांगड़ साहब तो पिछली बार बड़ौदा से लड़े नहीं जी। अब आप इधर तैयार हैं जी। ये कॉन्फ्लिक्ट अंदर भी है? हमारे यहाँ कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है और ना मैं ये क्लेम करता कि केवल मैं लड़ूंगा और ना ये क्लेम भूपेंद्र सिंह मलिक करते केवल वो लड़ेंगे, वही कैंडिडेट हैं। हमारे शीर्ष नेता जो भी फैसला करेंगे, गठबंधन का जो भी उम्मीदवार होगा, चाहे वो हमारी पार्टी से हो चाहे वो बीजेपी पार्टी से हो, केसी बांगड़ तन मन धन से अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए दिन रात मेहनत करेगा। आपकी पार्टी में बिना नाम लिए हुए जो आपके प्रतिद्वंदी भी है, बड़ौदा से ही है ना, बोला ना सर कि बेइंतहा इश्क जी तो घर में ज्यादा होता है। जी जी। और प्रगाढ़ प्रेम रखने वाले घर के अंदर जो होते हैं जी जी, खतरा कई बार उनसे ही ज्यादा होता है जी। तो एक ने मुझसे कहा कि बांगड़ साहब से मुलाकात हो तो पूछिएगा कि पिछले चुनाव में अपने घर की याद क्यों नहीं आई थी, क्यों नहीं बड़ौदा से पिछली बार चुनाव लड़े? पिछले चुनाव में हमने नई पार्टी खड़ी की थी जी, और पार्टी का सारा प्रबंधन की बहुत काफ़ी हद तक मुख्य जिम्मेवारी मेरी थी, टिकट बंटवाने में जी और प्रचार करने में। दिग्विजय चौटाला जी और मेरे पास एक हेलीकॉप्टर था, दुष्यंत जी के पास दूसरा हेलीकॉप्टर था, निशान सिंह और वो एक हेलीकॉप्टर में थे। हमने आधा आधा हरियाणा बांट करके पूरे हरियाणा में पार्टी का प्रचार किया, पूरे हरियाणा में वोट मांगी। निशान सिंह जी ने भी और मैंने भी पार्टी के प्लेटफार्म पर हमने ये फैसला किया था कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, और क्योंकि दुष्यंत जी हमारे नेता थे, उनको चुनाव लड़ाना अति आवश्यक था, वो अपने चुनाव में थे। हम दोनों ने, निशान सिंह जी ने और मैंने, पूरे हरियाणा में हमारे जिन लोगों को हमने टिकट दिए उनके समर्थन में गए, वहाँ जलसे किए, झोली फैलाई, वोट मांगे, पार्टी को खड़ा किया और एज ए रिजल्ट ऑफ दैट 10 सीट हम जीत करके। तो और अगर मैं यहाँ चुनाव लड़ता तो मैं यहीं का होकर रह जाता, मैं फिर पूरे प्रदेश में कैसे घूमता, एक जगह ही फंस जाते जी। तो इस बार तैयारी है पूरी? इस बार पार्टी जो भी आदेश देगी, जो भी हमारी पार्टी या गठबंधन के शीर्ष नेता जो भी आदेश देंगे, उस आदेश पर हम खरा उतरेंगे। अगर बीजेपी के किसी कैंडिडेट को टिकट मिलेगा तो जेजेपी वाले मन से करेंगे क्या? गठबंधन के नेता जो भी फैसला करेंगे, उस फैसले के ऊपर हम अपने सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के उसके ऊपर दोनों पूरे के पूरे खरे उतरने का पूरा प्रयास। अच्छा, मान लीजिए गठबंधन की कहीं बैठक चल रही हो, जी, है ना, कि जेजेपी और बीजेपी के नेताओं की बैठक चल रही हो जी, और कैंडिडेट की एक लिस्ट हो जी, कि भाई ये कैंडिडेट हैं जी, और इनका प्लस माइनस, हर में प्लस है हर में माइनस जी, 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 है ना,
जी तो उस मीटिंग में एक नाम केसी बांगड़ भी आता है। जी। तो केसी बांगड़ के लिए प्लस पॉइंट बड़ौदा के लिहाज से क्या लिख सकते हैं? दोबारा पूछना एक बार। गठबंधन की मीटिंग चल रही है सर। हाँ जी, हाँ जी। इतिहास में सॉरी गणित में मास्टर साहब पढ़ाते जी थे ना सर जी कि जी मान जी जी। लिया कि एक्स है, हाँ जी मान लिया कि वाई है, जी वैसे ही मान लिया जी चुनावी गणित में जी कि गठबंधन की बैठक चल रही है जी दिल्ली जी में। जी जी जेजेपी और बीजेपी के सारे बड़े नेता बैठे हैं जी और वहाँ पे 5 कैंडिडेट का लिस्ट है जी और ये तय किया जा रहा है कि इन 5 में बेहतर कौन होगा। दोनों लोग मिलकर तय कर रहे जी जी हैं। जी तो तय कैसे करते हैं? तय इसलिए करते हैं ना कि ये कैंडिडेट हैं, जी इनमें ये प्लस पॉइंट है, जी जीतने की ये पॉइंट्स हैं, जी हारने के ये पॉइंट्स हैं। जी नंबर 2, जी तो अगर उस बैठक में बात हो और एक केसी बांगड़ भी एक नाम आए, जी जो नाम है ही, जी जी। तो क्या उस प्लस पॉइंट उसमें लिखा जाए बड़ौदा के हिसाब से? जो शीर्ष नेतृत्व होता है पार्टी का वो बहुत समझदार होता है हम्म और वो जमीनी स्तर के ऊपर सारा आकलन करता है हर कैंडिडेट का। तो और आपके आंकड़े में क्या मिलेगा जो सर? जो आकलन वो करेंगे वो सारी रिपोर्ट लेंगे। वो तो ठीक है सर। वो जब सारी रिपोर्ट लेंगे हाँ, उसमें प्लस माइनस सारे पॉइंट हर कैंडिडेट के वो देखेंगे ऑब्वियसली। और जब वो देखेंगे हाँ। तो उनको हमारे प्लस पॉइंट भी पता होगा, माइनस भी पता होगा, हर कैंडिडेट के बारे में पता वही होगा। तो पूछ रहा हूँ ना सर कि उस मीटिंग में तो वो अगर प्लस जो पॉइंट लिखे जो जा रहे आकलन होंगे, जो तो आपकी नजर में है मैं ना, बता रहा हूँ उस मीटिंग में आपके लिए क्या क्या प्लस पॉइंट लिखे जाएंगे? जो आकलन शीर्ष नेताओं को करना है वो अधिकार क्षेत्र उन्हीं का है। मैं उस अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना चाहूँगा। मतलब आपका, अच्छा चलिए मैं सीधे ऐसे ही पूछ लेता हूँ जी कि बड़ौदा में आपको कैंडिडेट क्यों बनाया जाए? अब आपने ऐसे जवाब नहीं दिया तो मैं ऐसे पूछ रहा हूँ डायरेक्ट। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कैंडिडेट कौन होगा, मैं ये पूछ ही नहीं रहा हूँ। कौन होगा, वो आपका अधिकार नहीं है। ये शीर्ष नेतृत्व वो आपका अधिकार नहीं है, वो जेजेपी के बड़े शीर्ष नेताओं का नेतृत्व तय और करेगा। गठबंधन का। जी। लेकिन मैं ये पूछ रहा जी। हूँ, मैं बड़ौदा के जनता की तरफ से पूछ रहा जी। हूँ कि केसी बांगड़ जी को वोट क्यों दिया जाए? क्या पता वो मुझे देंगे कि नहीं देंगे। ओहो, आप बताएं। मैं कह रहा हूँ मैं अपने आप को कैंडिडेट प्रोजेक्ट करके नहीं चलना चाह रहा। अच्छा। जो आप जिस ढंग से घुमा के ला रहे हैं बात को, हाँ। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कैंडिडेट हूँ। जी। मेरी पार्टी के गठबंधन के जो शीर्ष नेता जिस भी बात को तय करेंगे, जिस भी व्यक्ति की जिम्मेवारी लगाएंगे, चाहे वो मेरी जिम्मेवारी लगती है चाहे किसी और साथी की जिम्मेवारी लगती है, फोर फ्रंट के ऊपर केसी बांगड़ लड़ता दिखाई देगा। चाहे टिकट किसी को भी मिले, बड़ौदा के चुनाव में गठबंधन की तरफ से एक अग्रणी भूमिका चुनाव में निभा करके दिखाऊंगा। मुझे ऐसे ही जवाब की आपसे उम्मीद थी। हालांकि मैंने कोशिश की कि एक बार गोहाना की तरफ से इंटर किया जाए, एक बार रोहतक की तरफ से इंटर किया जाए, जी, जी। लेकिन वो मुझे पता था कि आपका जवाब कुछ ऐसा ही होगा। जी यहाँ पे कांग्रेस भी है सर, जी और प्रबल दावेदार है। जी जी इतिहास रहा है, बिल्कुल। जब से ये सीट अनरिजर्व हुआ है लगातार कांग्रेस जीतती रही है जी यहाँ जी से। जी जी उसके पहले आईएनएलडी भी जीती यहाँ से जी कई बार। जी। कितना टफ कंपटीशन आप मानते हैं? देखिए, जब गठबंधन मिलकर के चुनाव लड़ेगा तो ज़्यादा टफ नहीं है। 1,22,000 वोट पोल हुआ था अभी 10 महीने पहले। 1,22,000 वोट में से 42,000 वोट कांग्रेस को आया, 80,000 वोट उसके खिलाफ गया। उसको कांग्रेस को केवल 33% वोट मिला और 67% वोट उसके खिलाफ पोल हुआ। तो 33% वोट लेने वाले को आप गढ़ नहीं कह सकते, नंबर एक। दूसरी बात ये है कि जो कैंडिडेट हमारे रहे हैं यहाँ, जो भी कैंडिडेट यहाँ रहे हैं दोनों पार्टियों के अलग, तीनों पार्टियों के अलग अलग, अब एक 32,000 वोट लिए एक पार्टी ने, एक ने 32,000 समथिंग, एक ने 37,000 समथिंग। दोनों पार्टियों का जोड़ करें तो 70,000 वोट होते हैं। एक तरफ तो 70,000 वोट मिलकर के चुनाव लड़ेंगे, दूसरी तरफ 42,000 वोट लेने वाली पार्टी चुनाव लड़ेगी। तो उसको आप एकदम से नेक टू नेक कंपटीशन नहीं बोल सकते, अपराध है गठबंधन का। इसको इस रूप में क्यों नहीं देखते हैं कि बीजेपी को अगर 32,000 वोट मिले
बीजेपी को 37,000। 37,000 अगर वोट मिले जी तो बीजेपी के, क्योंकि रूलिंग पार्टी थी ना बीजेपी, जी तो आपको भी जो वोट मिला जी। वो बीजेपी के खिलाफ ही मिला, कांग्रेस के भी खिलाफ मिला, और सबके खिलाफ मिला हो तो। आप उस आंकड़े को इस तरह भी तो देख सकते हैं ना कि जेजेपी को जो वोट मिला दैट वाज एंटी बीजेपी एंड एंटी कांग्रेस। हाँ, सब गारंटी था, वो तो हमारी पार्टी का वोट था। आपके पार्टी का वोट था जी। तो वो उस तरीके से भी तो उस आंकड़े को देखा जा सकता है। नहीं, 32,000 जो वोट मिला है और जो 37,000 वोट मिला है, आज दोनों वोट मिलकर के एक कॉमन कैंडिडेट उठा रहे हैं। कॉमन कैंडिडेट के लिए लड़ाई लड़ेंगे, कॉमन कैंडिडेट को जिताने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित रूप से उनका एज होगा, बिना परेशान किए हुए। जी। एक बीजेपी के जो नेता हैं उनका एक क्लेम है कि जो पिछले चुनाव हुआ जी उसमें बीजेपी सेकंड पोजीशन पे थी जी, जेजेपी थर्ड पोजीशन पे थी। जी जी। तो वो कहते हैं कि क्लेम तो सर हमारा बनता है जी, उसको कैसे डिफेंड करेंगे? वो तो हमने ये बात बार बार कह रहा हूँ, मैं चौथी पांचवी बार आपके इस इंटरव्यू में कह रहा हूँ कि शीर्ष नेता बैठ करके तय करेंगे और गठबंधन चुनाव लड़ेगा, कोई भी एक पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी, गठबंधन चुनाव लड़ेगा। और तभी हम बार बार गठबंधन कह करके हमारा एज ऊपर जाता है। अकेले अकेले लड़ेंगे तो शायद एज ऊपर नहीं जाएगा। अगर बीजेपी अलग से लड़े, जेजेपी अलग से लड़े, कांग्रेस अलग से लड़े, तो पता नहीं कौन सी पार्टी जीत जाए। जब हम दोनों मिल करके लड़ेंगे तो निश्चित रूप से जीत हमारी होगी। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और यही आपका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। धन्यवाद जी। कि मेरे जैसा आदमी बड़ौदा में जी जींद के तरफ से भी, और आखिरी बार जो है मैं हेलीकॉप्टर से लैंड करना चाह रहा था जी, तो भी आपने जवाब गठबंधन वाला ही दिया। जी जी। और बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये केसी बांगड़ साहब हैं। क्यों मैं कह रहा था कि जेजेपी के भीष्म पितामह हैं। बड़ौदा में किसको टिकट मिले ना मिले, वो जींद के रास्ते से भी घुसा, रोहतक से भी घुसा, दिल्ली वाले सोनीपत वाले रोड से भी, लास्ट में हेलीकॉप्टर से भी उतरा, लेकिन जवाब केसी बांगड़ साहब का एक ही था। और उसके बाद वो मुस्कुरा भी देते हैं कि ये तो तय जी गठबंधन के लोग करेंगे। और जो पॉलिटिक्स का ज्ञान रखते हैं वो पता है कि जेजेपी में केसी बांगड़ साहब का रोल क्या है। मैं तो कई बार कहता हूँ कि पूरा का पूरा संगठन ही जेजेपी के अकेले हैं केसी बांगड़ साहब। बहरहाल एक पोटेंशियल कैंडिडेट तो हैं, और मैं इनसे पूछ रहा था कि आपके लिए पॉजिटिव क्या लिखा जाए, तो गठबंधन जैसा कह रहे थे बांगड़ साहब, एडजस्टमेंट है, और बहुत सही शब्द इस्तेमाल किया, एडजस्टमेंट है। ये मोहब्बत नहीं है, ये एडजस्टमेंट है, ये कंपल्शन है। और एडजस्टमेंट और कंपल्शन में कोई एक ऐसा कैंडिडेट चाहिए, नारनौत वाले दादा की तरह नहीं जिनका बीपी फ्लक्चुएट कर जाए, सुबह कुछ, दोपहर कुछ, शाम कुछ, मलेरिया और डेंगू की तरह। वहाँ पे बड़ा कूल एंड काम रहना पड़ता है। तो अगर आप कहिए तो मैं बांगड़ साहब को बधाई दूं ना दूं, हालांकि क्रिकेट में पता नहीं, आखिरी बॉल पे भी बहुत कुछ हो जाता है। बहरहाल मैंने थर्मामीटर लगाया, टेम्परेचर आपने नोट किया होगा, बाद बाकी जो है सो है। बड़ौदा उपचुनाव में देखते हैं क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।